हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने विभव प्रवणता के बारे में अध्ययन किया था और एक न्यूमेरिकल भी किया था। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभव की गणना, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। तो देखिए, विभव की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कार्य की गणना करते हैं और उस कार्य से हम विभव की गणना करते हैं। देखिए, जो विभव की गणना है ये हम अलग अलग तरह के पदार्थों के लिए, जो अलग अलग तरह के आवेशित पदार्थ होंगे उनके लिए अलग अलग प्रकार से करने वाले। तो हमारे पास में पहला यहाँ पे जो पदार्थ है वो है आवेशित गोलीय कोष। एक चार्ज स्फेरिकल सेल है और उसके कारण हमें विभव की गणना करनी है। हमारे सिलेबस के अंदर तीन तरह के पदार्थ हमें मिलेंगे जिनके कारण हमें विभव की गणना करनी है। पहला तो गोलीय कोष होगा, दूसरा एक चालक गोला होगा और तीसरा होगा कुचालक गोला। इन तीनों के कारण हमें विभव की गणना करनी है और तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आवेशित गोलीय कोष के कारण विभव। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिएगा एक गोलीय कोष। तो हमने एक स्फेरिकल सेल लिया जो कुछ इस तरह से होगा और इस स्फेरिकल सेल को हमें करना है चार्ज, आवेशित करना है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये गोलीय कोष है तो इस कोष के अंदर कुछ भी नहीं होगा, मतलब अंदर से कैसा होगा, ये खाली होगा। इसकी सतह पर जो भी मटेरियल लगा हुआ है वो सतह पर ही रहेगा और जब हम इसे आवेश देंगे तो वह आवेश केवल इसकी सतह पर ही रहेगा, वो इसके अंदर नहीं जा सकता। तो माना हम इसे कैपिटल Q आवेश देते हैं और वह आवेश इसकी सतह पर रह जाएगा इस तरह से। यह इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अंदर हवा भरी हुई है या फिर निर्वात है जिसमें हम आवेश को नहीं भेज सकते, तो आवेश यहाँ सतह पर होगा। अब इसके कारण हमें विभव की गणना करनी है। तो आप देख सकते हैं, आपको पता होगा इस बात का कि विभव के लिए हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए और यहाँ पर ये जो गोलीय कोष है यह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी बना रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद में विद्युत क्षेत्र हो गया। उस विद्युत क्षेत्र में हम किसी इकाई परीक्षण धनावेश को, किसी Q0 आवेश को अनंत से लेकर के आएंगे और इस विद्युत क्षेत्र में कहीं पर ला करके रख देते हैं। तो जैसे ही हम इस आवेश को अनंत से यहां तक लेकर के आएंगे तो हमें इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा और वही कार्य विभव के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक O केंद्र वाला तथा कैपिटल R त्रिज्या वाला आवेशित गोलीय कोष है जिस पर आवेश कैपिटल Q है। तो इसका केंद्र तो हो गया कैपिटल O, इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल R और इस पर आवेश हो गया कैपिटल Q। अब हम इसके बाहर स्थित, आपने पहले भी इस तरह से विद्युत क्षेत्र की गणना की थी चैप्टर नंबर 2 में गाउस के नियम से, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो देखिए, अब हम इसके बाहर स्थित किसी बिंदु P पर विभव की गणना करेंगे जिसकी केंद्र O से दूरी स्मॉल r है, कैपिटल R इसकी रेडियस है और हम इसके बाहर कोई पॉइंट लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट लिया P और इसकी केंद्र से दूरी है स्मॉल r और हमें इस बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। तो बहुत ही इजी है, हमें क्या करना है, हम अनंत पर जाएंगे, एक आवेश Q0 लेंगे वहां और वहां से उस आवेश Q0 को लेकर के आएंगे और यहां पर रख देंगे। तो हमें क्या करना है, अब हम एक Q0 आवेश को
अनंत से बिंदु P पर लाएंगे तथा विभव की गणना करेंगे। और आपको पता है कि आपने विभव में और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध देखा है, वो क्या था हम जानते हैं, तो आपको याद आ रहा होगा, कुछ लास्ट वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि विभव B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये हम देख चुके थे। और जैसे कि किसी पॉइंट A से B तक आ रहे हैं तो A से B, अनंत से किसी पॉइंट P तक आ रहे हैं तो समाकलन कहां से कहां तक हो जाएगा, अनंत से पॉइंट P तक। और पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, तो पॉइंट P की डिस्टेंस है हमारे पास में स्मॉल r, तो ये लिमिट में हम वैल्यू रख देंगे। तो चलो लिमिट्स की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है कि अनंत से चलेंगे हम और कहां तक आएंगे, दूरी स्मॉल r तक आएंगे, बिंदु P तक आएंगे। लेकिन E वेक्टर का मान कहां से लेकर के आए, तो E वेक्टर का मान चाहिए एक तो हमें, और दूसरा हमें इनके बीच में एंगल कितना है। जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो EDR cos ऑफ थीटा आने वाला है, तो जो थीटा है वो कितना है। तो देखिए हम अनंत से ऐसे आएंगे बिल्कुल इस लाइन में, ऐसे हम घूमते हुए नहीं आते, ऐसे एकदम सीधे आ रहे हैं। और जैसे ही आप देखेंगे कि इस अनंत से लेकर के, जैसे यहाँ पर अनंत है और अनंत से बिंदु P तक हम कोई अल्पांश लेते हैं dr, इस dr वेक्टर की दिशा ऐसे होगी और आप देखेंगे यहां से विद्युत क्षेत्र की दिशा भी त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। तो आप देख सकते हैं कि dr और E वेक्टर इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि E वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है और dr वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है। तो जो कोण है वह आ गया हमारे पास में 0 डिग्री, मतलब जो यहाँ पे थीटा आने वाला है EDR cos ऑफ थीटा, तो cos और थीटा की जगह रखेंगे हम 0 और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो थीटा से तो हम निपट लिए। अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो पहले तो हम लिखते हैं यहां थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो V इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू पॉइंट P, और पॉइंट P की डिस्टेंस है हमारे पास में स्मॉल r, तो ये लिख देंगे हम स्मॉल r, और EDR रह जाएगा केवल, क्योंकि cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। अब हमें E वेक्टर की वैल्यू चाहिए। E वेक्टर की वैल्यू हम कहां से लेकर के आए, तो हमने चैप्टर नंबर 2 में जब गाउस का नियम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था किसी गोलीय कोश के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो वहां पे हमने डेरिवेशन किया था और वो मान हम यहां सीधे ही काम में लेने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तथा जो विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर वो कितना होगा एट आउटसाइड, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र होता है हमारे पास में, उठा के वैल्यू पुट कर दो, अतः जो विभव है वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू स्मॉल r, E वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे हम, ये कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, dr एज इट, V इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो आपको क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है इनटू जो आवेश की मात्रा है कैपिटल Q ये कांस्टेंट है, लेकिन दूरी r आपकी dr के साथ साथ बदलती रहती है। आपने dr यहाँ पे लिया है तो दूरी r ये होगी, आपने dr अल्पांश यहाँ पे लिया है तो दूरी r ये होगी, आपने dr अल्पांश यहाँ लिया है, हम अनंत से आ रहे हैं तब की बात करें, आपने dr अल्पांश यहाँ पे लिया है तो दूरी r ये होगी, और आपने यहाँ लिया है तो बिंदु P तक की दूरी, तो वो जो दूरी r है यहाँ पर ये बदलती रहेगी, तो इसका समाकलन होगा, और 1/r स्क्वायर का हम समाकलन करते हैं। चलो एक और बार और लिख देते हैं, इंफिनिटी टू स्मॉल r dr अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर का समाकलन करेंगे 1/r स्क्वायर का,
तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² विद रिस्पेक्ट टू ds इज इक्वल टू -1/x। ये हम पहले देख चुके थे, हमने एक लास्ट वीडियो जब हमने देखी थी, शायद इससे थर्ड वाली वीडियोस, उसमें हमने ये देखा था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि विभव v इज इक्वल टू -1/4πε0 इनटू कैपिटल Q और 1/r² का समाकलन हो गया -1/r और लिमिट्स है हमारे पास में इंफिनिटी टू स्मॉल r। तो लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे v इज इक्वल टू 1/4πε0, अच्छा माइनस भी है बाहर तो माइनस इनटू कैपिटल Q। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा -1/r एंड माइनस, और लिमिट्स के लिए और माइनस यूज करेंगे तो वो माइनस और प्लस 1/ लोअर लिमिट रखेंगे इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो रह गया हमारे पास में -1/r, ये माइनस और ये माइनस, ये वैल्यू तो हो गई कितनी 0, ये रहा। तो इसको माइनस को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस और v इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 इनटू कैपिटल Q और अपॉन r, और है इसे लिख देते हैं। और ये आ गया विभव कहां पर, जब बिंदु P हमारा कहां है, बाहर है, आउटसाइड में है। तो ये बिंदु P बाहर होने पर विभव की गणना हुई। अब हम बिंदु P को ले चलते हैं इसकी सतह पर, तो वहां पर विभव कितना होगा, तो आपने जो लास्ट बार में किया था चैप्टर नंबर 2 में वैसा ही यहाँ पे करना है। अब देखेंगे कि जो दूरी r थी यहाँ तक की बिंदु P की, जब बिंदु P को हम यहाँ लेकर के आएंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रह जाती है। इट्स मीन जो इस गोले की त्रिज्या है, इस गोलीय कोश की कैपिटल R, बिंदु P की दूरी ये रह जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल r किसके बराबर हो जाती है, कैपिटल R के बराबर हो जाती है। कहां, इस गोलीय कोश की सतह पर। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना है और सतह पर विभव आ जाएगा। बहुत ही इजी है, देखिए जब बिंदु P गोले की कहां पर है, गोलीय कोश की सतह पर है, तब क्या होगा, तब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो विभव कितना हो जाएगा, विभव एट सरफेस या पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इनटू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r की जगह हो गया कैपिटल R। ये लीजिए, ये आ गया विभव। अच्छा, हम इसमें डायरेक्टली ऐसे क्यों रख सकते हैं, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जब हम इस बिंदु P को अंदर लेके जाएंगे तो वहां पे ऐसे स्मॉल r की जगह हम डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे वैल्यूज को। यहाँ पे हम इसलिए पुट कर सकते हैं कि आपने विभव के जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र हमेशा दूरी के वर्ग के कैसा बना रहता है, व्युत्क्रमानुपाती बना रहता है, और सतह तक यही कंडीशन रहती है। तो विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो विभव की गणना पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्टली रख सकते हैं। आप इसको समाकलन करके फिर से भी कर सकते हो। जब समाकलन करके हमें कैसे करना है कि इंफिनिटी टू स्मॉल r की जगह हम लिमिट क्या लेंगे, अब कैपिटल R। कब, जब बिंदु P इसकी सतह पर हो जाएगा तो यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिमिट पुट करेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में बन के। हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है, कैसे भी कर सकते हैं यहाँ, लेकिन जैसे ही हम अंदर आएंगे तो हम ऐसे वैल्यू पुट नहीं करेंगे सीधे ही। देखिए उस अंदर आने पर हमें कैसे करना होगा इसे, तो देखिए जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है, जो आपका बिंदु P है वो कहां है, गोलीय कोश के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट P को हम यहां ले रहे हैं गोलीय कोश के अंदर, और इस पॉइंट P की डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल r है। अब हमें यहां पर विभव की गणना करनी है, तो हमें विभव की गणना के लिए हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि हम विभव की गणना कैसे करते हैं। तो हम अनंत पर जाएंगे, Q0 आवेश को लेकर के आएंगे,
यहां सतह तक पहुंचेंगे, फिर सतह के बाद हम अंदर एंटर करेंगे, अंदर घुसेंगे और यहां तक लेकर के आएंगे उस आवेश को, और जिसमें हमने जितना कार्य किया उस कार्य की गणना से हम यहाँ विभव की गणना कर लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि यह जो हम यहां से अनंत से चल रहे हैं और इस पॉइंट P तक आ रहे हैं, तो इस पूरी दूरी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हम जब अनंत से सतह तक पहुंचे तब तक का कार्य, प्लस इस सतह से पॉइंट P तक पहुंचे तब तक का कार्य। इन दोनों कार्यों का कुल टोटल हमें बिंदु P पर विभव बताएगा। तो हमें करना क्या है, पहले हम अनंत से सतह तक आते हैं, इसका कार्य निकालेंगे, प्लस सतह से अंदर बिंदु P तक आने का कार्य निकालते हैं। तो देखिए इस बार हम अनंत से बिंदु P तक की दूरी को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो दो भागों में बांट सकते हैं। तब बिंदु P पर विभव कहां पर, बिंदु P पर, कब, जब ये इनसाइड है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल कहां तक, सरफेस तक, प्लस विभव कहां से, सतह से अंदर तक। तो हम विभव निकालेंगे कहां से कहां तक, फॉर्मूला होगा हमारे पास में माइनस लिमिट कहां से आ रहे हैं हम, अनंत से और सतह तक। तो लिमिट कहां से कहां तक होगी, अनंत से, और सतह की दूरी है हमारे पास में कैपिटल R, और फॉर्मूला होगा E dr। यहां भी आपका जो cos थीटा है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो E वेक्टर की डायरेक्शन और dr वेक्टर की डायरेक्शन दोनों 1 होंगी, थीटा 0 होगा और cos 0 की वैल्यू 1। प्लस अब हम कहां से आ रहे हैं, अब हम यहां सतह से बिंदु P तक आ रहे हैं। इसका मतलब हम यहां से यहां तक की दूरी अर्थात कैपिटल R डिस्टेंस से और पॉइंट P तक मतलब कि स्मॉल r डिस्टेंस तक आ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास में फॉर्मूले में माइनस है, तो वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और फॉर्मूला होगा हमारे पास में E डॉट dr। लेकिन ये कहां तक, ये सरफेस पर विद्युत क्षेत्र, और ये कहां पर, ये अंदर विद्युत क्षेत्र। आप देख सकते हो जब हम अंदर आएंगे तो अंदर वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा, और जब हम सरफेस तक आएंगे तो सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके विरुद्ध कार्य करना होगा। तो ये हमारे पास में इस तरह से इस विभव को दो हिस्सों में तोड़ करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखिए हम सतह तक आते हैं तब विभव कितना होता है। तो अभी हम देख चुके हैं सतह तक आते हैं तो विभव कितना होता है, तो वो वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे B at n इज इक्वल टू सतह तक विभव, जो ये पूरी टर्म है ये क्या है, ये सतह तक विभव है B at सरफेस, और इसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, ये माइनस हो गया था, माइनस समाकलन करना है हमें कहां से कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक, और अंदर विद्युत क्षेत्र, तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये गोलीय कोश है, अंदर आवेश है नहीं, तो हमने वहां पे गाउस के नियम से देखा था जब अंदर आवेश है ही नहीं तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो गई 0 इंटू dr एज इट, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 0, तो अंदर विभव तो क्या हो गया 0 हो गया, यहां से यहां तक किया गया कार्य क्या हो गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं अंदर विभव B at inside is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, क्योंकि ये वाला विभव क्या हो गया 0। तो हम कहेंगे कि अंदर विभव
कहीं भी चले जाओ वहां पे इस गोलीय कोष के अंदर इतना ही मिलेगा। आप यहां पर आ गए तब भी विभव इतना ही होगा, यहां आ गए तब भी विभव इतना ही होगा। अरे विभव है क्या? विभव है किया गया कार्य। अब आप अंदर विद्युत क्षेत्र है नहीं तो आपको अंदर कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी कार्य करना है आपको वो अनंत से और यहाँ सतह तक ही करना है, और अनंत से सतह तक कार्य करते हैं हम एकांक आवेश के लिए, वो इतना होता है। तो अंदर की बात करेंगे हम विभव की, तो यहां से यहां तक जो विभव आया हमारे पास में वही तो रहेगा, अंदर तो होगा ही नहीं। तो टोटल विभव क्या होगा अंदर? वो इतना होगा। तो हम कहते हैं कि किसी गोलीय कोष के अंदर विभव हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, जबकि अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जीरो होता है। तो आपको ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की बात करें किसी गोलीय कोष के अंदर, विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा? जीरो, जबकि विभव क्या होता है? विभव नियत होता है, विभव जीरो नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास में आज का टॉपिक था आवेशित गोलीय कोष के कारण विभव की गणना, वो हम कर चुके हैं। अब हम इसका एक ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या होगा? दूरी व विभव में ग्राफ, तो एक तरफ लेंगे हम दूरी को और दूसरी तरफ लेते हैं हम विभव को। तो इधर तो ले रहे हैं हम विभव और इधर ले रहे हैं डिस्टेंस r। ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे आकर के हमारी जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर होगी, और जब दूरी त्रिज्या के बराबर होती है तो उस टाइम मान लेते हैं हम विभव कितना है? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। तो ये तो कौन सी कंडीशन है? ये है आपकी आउटसाइड वाली कंडीशन, ये कंडीशन है आपकी सरफेस वाली कंडीशन, और ये कंडीशन है आपकी इनसाइड वाली कंडीशन। तो जब हम बिंदु P को गोलीय कोष से बाहर लेकर के जाते हैं तब क्या होता है? तो हमने देखा था उस टाइम जो विभव है वो कुछ इस तरह से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। इट्स मीन जो विभव है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? दूरी के। तो बाहर विभव क्या होता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सतह पर विभव इतना होता है और अंदर विभव क्या हो जाता है? अंदर विभव कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो अंदर विभव कांस्टेंट कितना होगा? जितना यहाँ पे है, सतह पर उतना ही। तो हम बाहर जाएंगे तो बाहर आपको व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ बनाना होगा इस तरह से, और सतह पर इतना होगा और अंदर बिल्कुल एक सीधी लाइन ऐसे मिल जाएगी जो विभव को ये बताती है कि अंदर विभव कैसा है? कांस्टेंट है, ना तो विभव बढ़ रहा है ना विभव घट रहा है। ये दूरी पे विभव में ग्राफ हो गया। सिमिलरली जब मैं अभी आपको वीडियो स्टार्ट किया था तब बताया था कि हमारे सिलेबस में इस तरह के 3 पदार्थों के लिए विभव की गणना करनी है। तो पहला हो गया गोलीय कोष, मतलब खोखला गोला। अब दूसरा है हमारे पास में एक चालक गोला, और आपको पहले भी बता चुका है हम कि जो चालक गोला होता है वह बिल्कुल गोलीय कोष की तरह कार्य करता है। तो विभव की गणना गोलीय कोष के लिए जिस प्रकार से की है हमने, ठीक वैसे ही हम चालक गोले के लिए विभव की गणना करेंगे। तो उसके लिए अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें बस 2 लाइन लिखनी है। वो कौन सी लाइन है वो आप लिख लीजिए, और आज का टॉपिक हम यही खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके किसी कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना। तो देखिए सेकंड है हमारे पास में चालक गोले के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। और ये स्फीयर कैसा है? ये आवेशित है, आवेशित चालक गोले के कारण विभव। यहां भी लिख देते हैं हम चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो आवेशित जो चालक गोला है वो आप देख चुके हो, पहले भी मैं काफी बार बता चुका हूं कि आवेशित चालक गोला है। तो जैसे ही हम इसको आवेश देंगे तो फर्स्ट टाइम तो क्या होगा? आवेश इसके अंदर वितरित होगा, ऐसे प्लस प्लस प्लस, सतह पर भी होगा
लेकिन कुछ ही क्षणों में, मतलब कुछ नैनो सेकंड्स में यह पॉजिटिव आवेश इस पॉजिटिव आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ये पॉजिटिव इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो ये एक दूसरे के प्रतिकर्षण के कारण सभी दौड़ करके कहां जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं और अंदर आवेश जीरो हो जाता है। तो ये वही कंडीशन हो गई जो गोलीय कोष वाली थी, अभी हम देख रहे थे। तो हम क्या कहेंगे, ये डायग्राम हमें नहीं बनाना है, हमें डायरेक्टली दो लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि कोई आवेशित चालक गोला एक आवेशित गोलीय कोष की तरह कार्य करता है, अतः विभव के मान वही होंगे जो एक गोलीय कोष के कारण होते हैं। तो विभव आपके लिए अंदर वही नियत होगा, सतह पर इतना होगा और सतह से बाहर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, गोलीय कोष के कारण होते हैं। और ये आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।